हेलो एंड वेलकम टू योर ओन कॉमर्स लीग बच्चों। अकाउंटेंसी क्लास 12th 3 बुक्स है हमारे पास। उनमें से पहली जो है, जो सबसे बड़ा यूनिट है, 36 मार्क की जो वीडियोज है पार्टनरशिप अकाउंट्स की। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में बड़ी 8 चैप्टर्स डिवाइडेड है पूरा का पूरा बुक। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। पहले उसको समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या है। एक बार वो चैप्टर आपको समझ में आया है, टॉपिक समझ में आया, उसके बाद तो जो फर्दर 7 चैप्टर्स हैं इजीली आपको समझ में आने लग जाएंगे। जहाँ भी आप जैसे भी ऑफलाइन भी अगर कहीं पढ़ रहे पढ़ते हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको वैल्यू ऐड जरूर करके देगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में से शेयर कीजिए और वैल्यू एडेड को एंजॉय कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आपने क्लास 11th में बिजनेस के चैप्टर में एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस सीखा था जिसका नाम था सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है जो अकेले पे बिजनेस कर रहा होता है। सोल मतलब लोनली बिजनेस कर रहा है। ठीक, सोल बिजनेस करने के लिए उसके पास ज्यादा कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस नहीं होता, कैपिटल भी ज्यादा होती नहीं है और रिस्क ज्यादा लेने की उसके अंदर कैपेसिटी होती नहीं। तो जब छोटे लेवल पर बिजनेस करना होता है तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर बिजनेस कर रहा है। लेकिन फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि बिजनेस जो है वो उसका सोल प्रोप्राइटर का बढ़ रहा है, मतलब उसका बिजनेस एक्सपेंड होता है, उसको दिख रहा है और उसको चाहिए कि कोई ना कोई उसके साथ आकर इस बिजनेस को और आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करे। ठीक है, तब इस सोल प्रोप्राइटर को, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा। राजा जो है वो बिजनेस करा रहा है, सोल प्रोप्राइटर अकेला है जो बिजनेस चलाता है। लेकिन अब इसको जरूरत पड़ रही है कि नहीं भाई, मुझे कोई ना कोई और चाहिए तो मेरी सपोर्ट करे, जो मेरे को हेल्प करे वो बिजनेस को और आगे ले जाने में। ठीक है, राजा ने एक व्यक्ति को बोला जिसका नाम था रेंचो। राजा रेंचो। तो राजा ने रेंचो को बोला कि ब्रो, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं बोलता हूं मेरे साथ आके मिल जा, हम लोग इस सोल प्रोप्राइटर को एक पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला? पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और हम इसको फॉर्म बनाकर आगे के बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहेंगे और इसको ऊंचाइयों पर ले जाना चाहेंगे। ठीक है, सपोज रेंचो मान भी गया तो राजा और रेंचो अब ये दो लोग क्या बन गए? यहाँ पर पार्टनर्स बन गए हैं। क्या बन गए? पार्टनर्स। अब इन दोनों पार्टनर ने इस पार्टनरशिप फॉर्म को अपना कोई नाम दिया, कोई भी नाम हो सकता है। नाम देने के बाद राजा और रेंचो ने जिस चीज की सोल प्रोप्राइटर में कमी हो रही थी, जैसे सोल प्रोप्राइटर में आपने पढ़ा होगा लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? लिमिटेड कैपिटल। देखो, जो अकेला व्यक्ति है सबसे ज्यादा पैसे कहां से लाएगा? ज्यादा पैसे होते नहीं, कम पैसों में धंधा शुरू करता है वो। लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड स्किल सेट होता है, हर चीज तो अकेले आदमी को आएगा नहीं करना। करेक्ट है। उसके बाद उसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। किस चीज की कैपेसिटी है भाई? कैपेसिटी है रिस्क को बियर करने की, रिस्क बेयरिंग। ठीक, अब इन चीजों से उसे बाहर निकलना है तो उसको कौन चाहिए? उसको चाहिए पार्टनर। और इसीलिए सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस फॉर्म है उससे अगला स्टेप पार्टनरशिप है। भारत के अंदर 1932, क्या बोला? 1932 के कॉन्टेक्स्ट में एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि भारत में जो लोग भी पार्टनरशिप फर्म को चलाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, उन लोगों को अपनी अकाउंटिंग कैसे करनी है। थ्योरी पर्सपेक्टिव तो आपने 11 बिजनेस में सीखा ही था। यहाँ पर हम लोग थ्योरी भी लेंगे और पूरा बुक जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी जाएगा। बेसिकली हम लोग अकाउंट्स के लिए बैठे हैं। सही बात है ना? चलो अब पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप अकाउंट्स तो हमको समझ में आ गया कि सोल प्रोप्राइटर के बाद का अगला स्टेप जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म का है। तो पार्टनरशिप फॉर्म बेसिकली क्या है या पार्टनरशिप के डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहाँ दिया गया है तो इसको समझते हैं। चल, एज पर सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है वो कहता है पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन किसके बीच में?
रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, कितना है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जिन्होंने हु हैव एग्रीड, किस चीज पर एग्रीमेंट किया भाई? हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस, जो भी प्रॉफिट या लॉसेस उस फॉर्म में होंगे उनके लिए उस दोनों या तीन जो भी पार्टनर्स आपस में आ रहे हैं, जो भी आपस में रिलेशन बना रहे हैं बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी को आगे करने के लिए, उन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए तैयार हैं, और साथ में बिजनेस कौन सा होगा? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम active for all. What does it definition indicates? पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों का एक रिलेशन है जिसमें उन दोनों तीनों पार्टनर्स ने ये बात पे सहमति जताई है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा अपन उसको शेयर कर लेंगे। किस रेशियो में शेयर करेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर एग्रीमेंट हो चुका। अब आपके मन में प्रश्न ये है कि एग्रीमेंट जो होता है वो रिटर्न होगा कि वर्बल होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। कोई कंपल्सरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, हाँ, पर ये जरूर है कि रिटर्न एग्रीमेंट बना लेना प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उस डिस्प्यूट को स्टैंड अलोन अगर लॉ की मदद से आपको टेक ओवर करना है या उसको डील करनी है तो रिटर्न में रहेगा तो ज्यादा अच्छा उसका स्टैंड बनेगा। सो प्रेफरेबल है, कोई कंपल्सरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल टू मेक द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। ओके बच्चा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब क्या है? यहां से क्या मतलब है? देखो, राजा और रेंचो दो थे हमारे, राजा और रेंचो, ठीक है, ये दो पार्टनर से, फिलहाल तीसरे भी हो सकते हैं, चौथे भी हो सकते हैं। राजा कह रहा भाई देखो मैं तो जा रहा हूं लंदन, ठीक है, मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं पर्सनल कॉन से जा रहा हूं, तो सारा का सारा जो काम है वो किसके ऊपर पड़ जाएगा? रेंचो के ऊपर। अब काम मतलब कोई पार्टनरशिप में कोई डील करनी है, क्लाइंट को कुछ कमिट करना है, क्लाइंट के लिए कुछ अवेलेबल चीजें अवेलेबल जो नहीं है उसको अवेलेबल करानी है, रिसोर्सेज कराना है, या कोई फाइनल आउटपुट कराना है, या जो भी उनका बिजनेस का कोई सेक्शन है उसके लिए काम करना है। रेंचो अकेले काम करेगा क्योंकि राजा अवेलेबल नहीं है। यही बोला गया कि जो बिजनेस कैरी किया जाए ऑन बाई एयर, मतलब या दोनों पार्टनर्स आपस में एक्टिवली इन्वॉल्व होकर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हो, या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी जब बिजनेस करेगा या आगे कोई डील करेगा तो फॉर ऑल वो ऐसा बिहेव करेगा कि राजा भी मेरे इस डिसीजन में एग्रीड है, सो दैट आउटर व्यक्ति जो उनके साथ बिजनेस कर रहा है उसको कहीं भी कंफ्यूजन ये ना रहे कि रेंचो बोल रहा है, हो सकता है राजा ना माने। तो अगर इस तरीके की चीज होने वाली है तो पार्टनरशिप फॉर्म चल नहीं पाएगी। इसलिए इस डेफिनेशन का मतलब है कि कोई भी पार्टनर किसी भी दो के बिहाफ पर, एक के बिहाफ पर आगे की डील कर सकता है, और जो भी ये फैसला लेगा मिस्टर राजा, ये क्या होंगे उस डिसीजन से बच्चों? ये होंगे बाउंड। बाउंड समझ रहे हो? राजा ये नहीं कह सकता कि रेंचो भाई आपने किया है, आप जानो, आपका काम जाने, ऐसे नहीं होगा। रेंचो भाई ने जो भी बोला होगा राजा को मानना पड़ेगा। और यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक निकलता है, जो पार्टनर्स होते हैं ना उनका बीच में जो रिलेशन मैंने लिखवाया है, ये रिलेशन होता कैसा है? रिलेशन बेटा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन का मतलब कि इन दोनों में अभी अगर एक्टिवली इन्वॉल्व है दोनों, तो दोनों प्रिंसिपल हुए। किसी का फैसला किसी पर लागू हो जाता है तो वो उसके भी आप पर फैसला ले रहा है, मतलब वो उसका एजेंट भी हो गया। तो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं, ठीक है। एक नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हुआ। अब अगला काम ये है कि ये जो पार्टनर्स बनते हैं, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भैया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कोई पार्टनर कैसे बनेगा? तो वो पार्टनर बनने के लिए, या मैं ये कहूं कि वो कैन बी पार्टनर, वो कैन बी पार्टनर। पार्टनर कौन हो सकता है? देखो, पार्टनर कोई भी हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि एनी वन कैन बी द पार्टनर, बट 3 लोगों को अलाउड नहीं है। पहले कौन सा? पहला, कोई माइनर नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। यहां लिख देता हूं, हु कांट बी पार्टनर। माइनर का मतलब बेटा जिसने 18 ईयर्स की एज को अभी लॉफुली अचीव नहीं किया है। लॉफुली मतलब समझ रहे हो ना, कागजों में नहीं किया है। दूसरा,
कोई अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? जो रैशनल नहीं है, मतलब उसका जो दिमाग है वो हर वक्त पे सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, एक तो इसको नहीं कर सकते। तीसरा होता है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मान लो कि किसी व्यक्ति को लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि ये किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर इन्वॉल्व हो नहीं सकता, तो फिर उन तीनों केसेस में वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता, बाकी इनके अलावा वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, पार्टनर बन सकता है। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आपके मन में प्रश्न है कि मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं? 2 मिनिमम पार्टनर। कितने? 2 मिनिमम पार्टनर है। और मैक्सिमम कितने पार्टनर है भाई? अब आपके मन में मैक्सिमम के लिए प्रश्न है। फिलहाल तो ये 50 है। कितने? 50। लेकिन 1932 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये राइट दिया गया है कि वो चाहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं? 100 तक। 100 से ऊपर नहीं जा सकते। फिलहाल 50 रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट कभी सोच ली मुझे 70 करना है, मुझे 80 करना है, कर सकते हैं। राइट है उनके पास, अथॉरिटी है तो वो कर सकते हैं। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला गेम खत्म हुआ। इसके बाद आपको जो मैंने अभी भी बोला था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है भाई, उनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं भी तो होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न है कि अगर ये लोग रिटर्न एग्रीमेंट चाहते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको कहते क्या है? और अगर वर्बल एग्रीमेंट कर ले, मतलब सिर्फ बातों में ही कर ले, तो क्या कहते हैं? देखो, अगर बात में ही कर रहे हो कि भाई अपन दोनों मिल गए, अपन दोनों प्रॉफिट कमाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अगर इतनी सी बात है तो फिर तो उसको कुछ कहने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वर्बल है। लेकिन अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड। अच्छा बच्चों, डीड जो है वो कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो केवल यही इस्तेमाल हो रहा है। ये लॉ में जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोविजन बन रहा होता है ना, जब भी कोई रिटर्न कोई चीज बनती है कागजी कार्रवाई में, कानून में, चाहे सिविल लॉ में, चाहे क्रिमिनल लॉ में, डीड तो आता ही आता है सर। अब डीड है क्या? कुछ नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। इट इज एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। किनके बीच में? ऑब्वियसली बिटवीन पार्टनर्स। तो जो 2 या 3 पार्टनर हमारे राजा, हमारे जो ये जो भाई साहब हैं, इन भाई साहब ने क्या किया? आपस में पार्टनरशिप बना ली। पार्टनरशिप बना ली तो भाई आप बिजनेस करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग करनी है। वो अकाउंटिंग किसके अनुसार होगी? 1932 प्रोविजन पे। अगर इन्होंने पहले से कोई डीड बना रखी है और डीड में इन्होंने हर इस चीज को स्पेसिफाई किया है जिन जिन की प्रॉब्लम्स फॉर्म में आ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो इन्होंने बोला कि जी हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसको मैं बता रहा, हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे और एक पर्टिकुलर रेशियो में शेयर करेंगे। प्रॉफिट शेयर करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर। मान लो राजा कह रहा मैं 3 लूंगा, रेचो कह रहा ठीक है भाई 2, 3:2 में प्रॉफिट बांट लेंगे। 5 रुपये होंगे, 3 तुम 2 मैं लूंगा, ठीक है। अब हो सकता है कि भाई इन्होंने आपस में डील किया हो, तो अगर कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन दे तो उसका क्या इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, वो ये भी लिखा हो सकता है उसके अंदर। अगर दोनों पार्टनर्स क्योंकि अपना बिजनेस शुरू करेंगे भाई, पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे तो कैपिटल तो लेके आएंगे। अब कैपिटल के ऊपर अगर उन्हें इंटरेस्ट चाहिए तो क्या उनके विषय में भी ये लोग डीड में लिखना चाहते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। कहने का मतलब बच्चों, डीड में पार्टनर्स आपस में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी बात लिख सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट के चांसेस हो तो यही पर वो समाप्त कर लिया जाए और मिल बांट के धंधा किया जाए। अब आपके मन में प्रश्न है कि भैया अगर रिटर्न तो हो गया, चलो ओके फाइन, लेकिन अगर रिटर्न नहीं है, वर्बल है, तब क्या करेंगे? तो वर्बल अगर है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो प्रोविजन होगा वो एप्लीकेबल होगा इन एब्सेंस ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। डीड की एब्सेंस में किसकी बात माननी है? 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पिछले साल ही छोड़ो, जो भी लास्ट ईयर के जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ है 23-24 का, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। पूछो क्या? पूछो। हाँ भैया बताओ। देखो प्रश्न ये था कि मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? क्या कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा
जवाब क्या है जी? एब्सोल्युटली नो, कोई कैपिटल को इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। दूसरा, अगर पार्टनर पर्सनल चीजें फॉर्म से उठा ले, पैसे उठा ले, मतलब ड्राइंग्स कर ले, तो क्या इसके ऊपर उसको कुछ पैसे चार्ज करेगी फॉर्म? क्या उसको देने पड़ेंगे? अगर डीड में लिखा है तो वैसा करो, नहीं लिखा है तो ब्रो फिर कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर डीड है ही नहीं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को अगर शेयर करना है तो फिर वो कैसे होगा? बेटा वो होगा इक्वली। अगर नहीं है 5 रुपये मिले, 2.5 तो लेके जा, 2.5 मैं लेके जाऊंगा। अगर मान लो कोई कमीशन है, कोई कमीशन का पैसा है, कोई बोनस का पैसा है ना, या कोई सैलरी है, रेमोनरेशन जिसको कहते हैं, ये सब भी नॉट अलाउड। और एक और महत्वपूर्ण चीज, अगर लोन के बारे में बात हो जाए तो अगर डीड में जो लिखा होगा वो तो मानना ही मानना है, लेकिन अगर डीड नहीं है तो लोन पर इंटरेस्ट लागू नहीं होगा। अरे होगा भाई, पक्का होगा। क्या होगा? लाइबिलिटी है भाई, देनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। कितना? 6% पर एनम साल का उस व्यक्ति को उसके लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा जो कि पार्टनर था। पार्टनर की पत्नी ने अगर लोन, मान लो राजा रेंचो है, रेंचो की पत्नी है, ठीक है, उसने लोन दिया पार्टनरशिप फॉर्म को, तो ये नहीं बोल सकते कि यार तो पार्टनर की पत्नी बाद में दे देंगे। नहीं, आउटसाइडर है, उसको एज ए ट्रीट भी आउटसाइडर करना है और उसको जिस प्रकार आउटसाइडर को लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ती है, इन्हें भी करनी पड़ेगी। सो कोई फॉर गारंटी की जरूरत नहीं है। तो रेंचो भाई का बिल बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। और राजा भाई तो राजा नहीं, वही देंगे। आई होप ये पूरा गेम समझ में आपको आ गया है। इसके बाद का डील क्या है? पार्टनरशिप डील बन जाती है, डील बनने के बाद कोई मुसीबत आती है तो इसके अकॉर्डिंग लॉ में पूरा प्रावधान है कि क्या करना क्या नहीं करना। अगर नहीं है तो प्रोविजन जो है 1932 का वो लागू करवा देता है इस चीज़ों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आप इसको लिख देता हूँ। MSQ, मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन। क्या? मोस्ट स्पेशल क्वेश्चन, या इसको ऐसे बोलो मनोज सर क्वेश्चन। मेरे नेम मनोज दुबे। मनोज सर क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इफ देयर इज एन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी नो, वी आर नॉट अलाउड, या 6%, 8%, 12%, ओनली गो फॉर 6% पर एनम। साल का है, ये ध्यान रख लेना। कई बार सर कुछ ना कुछ घुमा देते हैं लैंग्वेज में। आई होप आप ये क्लियर कर जाओगे। डील आपकी यहाँ पे हो जाती है समाप्त। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट इनके होने चाहिए, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन होना चाहिए। कोई भी किसी के भी लीगल अगर डिसीजन ले रहा है तो दूसरे पार्टनर को उसको बियर करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने फैसला लिया तुम लो, तुमने लिया मैं बाउंड हूँ, मैं लूंगा तुम बाउंड हूँ। ठीक हो गया? ये दोनों जो भी पार्टनर्स होते हैं वो एक्टिव पार्टनर भी हो सकते हैं, या तो दोनों मिलकर कर रही, या मैं सब ये करने बात जो है कर रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज़्यादा सुन लो। अगर कभी एक पार्टनर राजा रेंचो से, मान लो राजा जो है वो कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो रिलेट करता है इस फॉर्म के साथ। ये फॉर्म एक बिजनेस करता है फर्नीचर का। राजा ने अपना कोई पर्सनल दुकान खोल दिया है, वो भी फर्नीचर का है, और ये इसके कॉम्पिटिशन में है। तो राजा जो भी उस दुकान से पैसे कमाएगा उस फर्म को चुपचाप ला कर देना पड़ेगा। जो नियम है वो नियम है भाई। और अगर वो अपने दम पर परचेज कर रहा है, जब तक वो एग्रीमेंट में है, कोई भी ऐसा बिजनेस वो नहीं कर सकता जो इस पर्टिकुलर बिजनेस के कंपैरिजन में या उसकी कंपटीशन में खड़ा होने वाला हो। ठीक है, पैसे ला के दो, वो पैसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ मैं आपके इसको नेक्स्ट सेशन में, उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, वो इसकी पूरी सेक्शन तक खत्म होगा। हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट उसमें बनाना है और कैसे बनाना है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसके फॉर्मेट्स क्या हैं, और एक दो लगाएंगे बढ़िया क्वेश्चन, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपको पूरा समझ में आया हो तो आप स्पीड जो है वो ऊपर नीचे करके देख सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। मैं सब इसलिए चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जिनको आप जानते हो, सो दैट दिस चैनल ऑल्सो bringing the best and best videos each and every single day to you guys. मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो। जय श्री राम।